हेलो पीपल, वेलकम टू केसी एकेडमी डॉट इन्फो। मैं हूं सी करण चंदवानी और हम आज कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसको मैं कैप्सूल वीडियोस नाम दे रहा हूं, जो आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो अगर आप सीए में फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हो, तो खास करके जीएसटी पार्ट में बहुत सारे वीडियोस जीएसटी के, कस्टम्स के, राइटिंग प्रैक्टिस, ये वो बहुत सारी चीजें अपलोड की हुई है। आप प्लीज जा करके देखिएगा, आपके लिए काम के हो सकता है। अगर आप जून 24 या दिसंबर 24 या जून 25 में एग्जाम देना चाहते हो, अमेंडेड चीजें पूरे के पूरे अपलोडेड है फाइनल के आईडीटी के। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, आप रेफर जरूर कर सकते हो। हाउएवर लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल पता है मैं क्या रेफर करवा रहा हूं। जो भी नोट्स है, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी ये सभी नोट्स आपको केसीफाइंग टैक्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। पहले तो दूसरी चीज, आप भी इसका मजा उठा सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको काफी चीजें इजीली समझ में आएगी, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। जो मेरे से पढ़े नहीं हुए हैं आप भी रिफर कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा शायद समय लग सकता है, शायद 2 बार देखना पड़ सकता है, बिकॉज मैं रियली क्विक करूंगा इसको। ये डिटेल्ड रिवीजन नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्विक स्कैन रिवीजन है, कैप्सूल है। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म। मेरे ख्याल से उतना भी नहीं, शायद उससे भी जल्दी हो जाएगा। तो आप 2 बार 3 बार देख सकते हो, एग्जाम के एक दिन पहले भी देख सकते हो। उसके हिसाब से वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करवाऊंगा। सीए में इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या बोल रहा हूं मैं सर, सीए में सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव के जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी रिफर कर सकते हो। आपके लिए जो एडिशनल चीजें बीच बीच में मैं रिफर करूंगा, सर्कुलर ये वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी चीजें आप जरूर रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, कैप्सूल्स के अंदर मैं पहला चैप्टर जो बेसिक्स ऑफ आईडीटी या बेसिक्स ऑफ जीएसटी बोल सकते हो, फॉलोड बाय सप्लाई क्या होता है, इसके ऊपर जाता हूं मैं। आई विल बी रियल क्विक, ठीक है। आपको चाहिए आप बीच में पॉज करते रहिएगा और अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से इसका यू कैन से बेनिफिट उठाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज यहां पे जीएसटी के अंदर में सप्लाई क्या होता है। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट होता है। सप्लाई जो होता है, सप्लाई बहुत महत्व की चीज होती है, सेक्शन नंबर 7 में दी गई है। क्यों महत्व की चीज होती है? बिकॉज यहां पे जब आप बोलते हो हमने सेल किया, सेल किया मतलब क्या किया, सप्लाई किया, राइट। जब आप सप्लाई करते हो तो ये जीएसटी जो लगता है, जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, याद आ रहा है क्या कुछ, ठीक है ना। तो यहां पे इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बात किया जाएगा कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जो स्टेट जहां पे कंज्यूमर है, जब भी सप्लाई होता है, जो रिसीविंग स्टेट है, जो कंजम्पशन वाला स्टेट है, उसको जाकर के टैक्स का रेवेन्यू पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पे मेरे ख्याल से ये तो हमने सब बेसिक चीजें देखी थी कि ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर क्यों है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट क्यों है, एक्सेट्रा। इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातचीत यहाँ पे की थी। फिर हमने देखा था कि यार टैक्सेबल इवेंट जो है सप्लाई, सप्लाई में बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, सेल, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल ये आता है। एक्सपोर्ट टैक्स फ्री रखे गए हैं, जिसको जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है ये भी हमने देखा था कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर दूसरे कंट्री में, या फिर एसईजेड में, एसईजेड आर आल्सो कंसीडर्ड एज यूनिट्स आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, उस केस में इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर हमने देखा था कि यार जीएसटी कब लगता है, गुड्स होने चाहिए, सर्विसेज होने चाहिए, डिफाइंड है, बात करेंगे। सप्लाई होना चाहिए, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, रेंट, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल। कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा। सप्लाई टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई मतलब नॉन जीएसटी नहीं होगा, निल रेटेड नहीं होगा, जीरो रेटेड नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन है। टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, यानी कि इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि यार लैक मैकेनिज्म होता है, लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन। पहले लेवी होगा या नहीं ये चेक करना है, उसके लिए हमने जो भी देखा वो इनफ है। फिर असेसमेंट करना है, यानी कि वैल्यू निकालना है, किस वैल्यू पे जीएसटी को कैलकुलेट किया जाएगा, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 17 में, सेक्शन 15 में दिया हुआ है सारी, राइट। उसके बाद इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, कलेक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है। सो सेक्शन 7 लेवी के बारे में बात करता है कि सप्लाई कब होगा, जीएसटी कब लगेगा। फिर यहीं से सेक्शन 9 चार्ज इफेक्ट में आता है, जो बात करता है कलेक्ट कैसे होगा, रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज। और कलेक्ट होने से पहले वैल्यू लगाना पड़ेगा, वैल्यू सेक्शन 15 बताता है, ठीक है। सो यहां पे चार्ज के मैकेनिज्म के बारे में बात हुई थी कि अगर सप्लायर रेसिपेंट के पास से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है तो उसको नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे। बट अगर रेसिपेंट जो है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, सर्विसेज रिसीव कर रहा है, ये पे कर रहा है गवर्नमेंट को डायरेक्टली अपने पॉकेट से, सप्लायर के थ्रू नहीं, तो उसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे। हालांकि छुपा हुआ चार्ज भी है, ईसीओ वाला चार्ज, आइए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ईसीओ के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स एंड पेड टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट में हमने यहां पे क्या देखना चालू किया था सर, सप्लाई के बारे में बात हुई थी, जहां सबसे पहले हम गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन पे गए थे। सेक्शन 252 बात करता है गुड्स के बारे में, सेक्शन 210 बात करता है सर्विसेज के बारे में। जो गुड्स के बारे में बात करता है वो बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स है। एक्शनेबल क्लेम्स है, हाँ गुड्स है, बट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग की गुड्स है, अदर चीजें गुड्स नहीं है। मनी और सिक्योरिटीज ना गुड्स में आता है ना सर्विसेज में आता है। जब मैं मूवेबल प्रॉपर्टी बोलता हूं तो कोई भी चीज, ग्रास, थिंग्स, क्रॉप्स अटैच टू द लैंड बट दे कैन बी सीवियर्ड अपॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इसको भी गुड्स माना जाएगा। सर्विसेज में
एक्सक्लूज गुड्स, एक्सक्लूज मनी एंड सिक्योरिटीज, बट कन्वर्जन ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी इन्वॉल्व है, सिक्योरिटीज जो है ये भी इन्वॉल्व है ब्रोकर के केस में, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि सप्लाई जो होता है उसमें ये सब चीजें तो जरूर आती है, बट सप्लाई एडवांसेस पे भी लगता है। इसका मतलब क्या है, एग्रीड और मेड, सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड बोला गया है। तो अगर सप्लाई जो है ये आप कर देते हो तो भी ठीक है, करने वाले हो तो भी उसके ऊपर सप्लाई मतलब उसको जीएसटी लग जाएगा। कंसिडरेशन का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 31 में देखा था हमने, कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड बोथ, ठीक है। सो पेमेंट अगर आप कर रहे हो, यू हैव मेड और एग्रीड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कवर्ड है। या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ any to do a particular act or forbearance in respect of, in response to, for inducement of, but it excludes subsidy if it is received by central government, state government। 15 to E के अंदर भी इसको देखा हुआ है, हम फिर से बात करेंगे उसके बारे में। और अगर डिपॉजिट भी है तो वो भी कंसिडरेशन नहीं है until and unless आप डिपॉजिट को अप्लाई कर देते हो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। सब्सिडी के अंदर में अगर सब्सिडी आप किसी और से भी लेते हो तो फिर उसको कंसिडर नहीं करना है, मतलब उसको कंसिडर करना है। अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आती है तो कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम गए थे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर में, जहां हमने बिजनेस का डेफिनेशन देखा था। हमने देखा था कोई भी ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजर एक्सेट्रा, जहां पे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया गया है, इरिस्पेक्टिव क्या वॉल्यूम है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या कंटिन्यूटी, क्या रेगुलरिटी है, बट ये इंक्लूड करता है क्लब, सोसाइटी, इवेंट, गवर्नमेंट, होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा, इसको हम बोलेंगे बिजनेस किया गया है। 284 के अंदर पर्सन का डेफिनेशन देखा था, जहां हमने देखा था कि इनकम टैक्स में इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कंपनी, एलए, एजेपी, ये सब है। जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बताया गया है, कॉर्पोरेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये स्पेसिफिकली बताया गया है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन यानी कि क्या, जिसने अपने आपको 22 से 25 के सेक्शन के अंदर में रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने डेफिनेशन देखा था इंडिया का। इंडिया का डेफिनेशन मतलब 200 नॉटिकल माइल्स की बेसिकली बात हुई थी, ठीक है। फिर टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? टैक्सेबल सप्लाई वो होता है जो नॉन जीएसटी नहीं है, जीरो रेटेड नहीं है, निल रेटेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। निल रेटेड मतलब रेट ही जीरो है, जीरो रेटेड मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रेट जीरो किया गया है, एक्सपोर्ट, एसईजेड एक्सेट्रा। नॉन जीएसटी मतलब जीएसटी के अंदर आया ही नहीं अभी तक। एग्जेम्प्टेड मतलब डबल टैक्सेशन, ये वो कुछ ना कुछ हो रहा है, इसके लिए उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। टैक्सेबल टेरिटरी में हमने बात किया था, टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स आपका आ जाता है ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। उसके बाद ये लैक मैकेनिज्म के अंदर में हम गए थे, जहां हमने फिर से थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझा था कि 7 सेक्शन जो है, 7 सेक्शन के अंदर में 7(1)A है, 7(1)AA है, 7(1)B है और 7(1)C है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 7(1)A क्या बोलता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, 8 के 8, सेल, एक्सचेंज, वाटर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, सब कुछ मेड और एग्रीड टू बी मेड, मतलब एडवांस भी आ गया, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)A आकर के बोलता है कि अदर देन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपने मेंबर्स को कंसिडरेशन के लिए, या कोई मेंबर्स अपने व्यक्ति को कंसिडरेशन के लिए कुछ सप्लाई करता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये डायरेक्टली सप्लाई, ठीक है। तो फर्म पार्टनर्स को, एचयूएफ मेंबर्स को, एओपी बीओआई मेंबर्स को, ट्रस्ट ट्रस्टीज को, सब आ जाएगा। 7(1) भी बोलता है सर्विस होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, बिजनेस रहे तो भी चलेगा, पर्सनल रहे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा। 7(1)C बोलता है शेड्यूल 1 की बात करेंगे। शेड्यूल 1 में बोलता है कि यार कंसिडरेशन की बात कर रहे थे ना, 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस है, ड्रिप ट्रांजैक्शंस, DRIP, जो विदाउट कंसिडरेशन हो गए तो कंसिडर किए जाएंगे सप्लाई, बट बाकी के सप्लाई नहीं कंसिडर किए जाएंगे। ड्रिप के अंदर हमें 4 चीजें देखी थी। पहला, D stands for disposal or permanent transfer of business assets on which consideration has not been given and ITC has been taken, तो उसको आप क्या करेंगे, सप्लाई मान लेंगे। उसके बाद इसके अंदर काफी हमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखे थे। फिर हमने देखा था कि यार दूसरी चीज जो आती है DR, R से आता है रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब आपने कोई रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन से अगर कोई ट्रांजैक्शन किया हुआ है और कंसिडरेशन नहीं लिया गया है तो भी इसको सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में दिया गया है, जो बोलते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑफिस के केस में डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। कंट्रोल के केस में 25% और मोर कंट्रोल, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है या ये मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। फैमिली में स्पाउस या चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स अगर डिपेंडेंट है तो। डिस्टिंक्ट पर्सन भी समझाया गया है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या बोलता है, अगर आपने एक ही स्टेट के अंदर में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले रखे हैं या अलग अलग स्टेट में, तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लेने ही पड़ेंगे। इस केस में आप हो तो एक ही व्यक्ति ना, बट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से जीएसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, इन सबको आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ये सब यहां पे कवर हो जाता है, ठीक है। बट इसके अंदर में मतलब इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई माना जाएगा। अगर रिलेटेड पर्सन तो रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। बट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ये रिलेटेड पर्सन है, बट इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर 50,000 तक या 50,000 के अंदर कोई गिफ्ट वगैरह दिया गया है तो वो अलाउड है, उसको बिना कंसिडरेशन के चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको याद होगा हमने ऐसा कुछ बड़ा डिटेल में चार्ट बनाया था, ठीक है। क्या देखा था हमने, यहाँ पे सप्लाई कौन से हिसाब से माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, सिंपल सी चीजें देखिएगा, कहां गया, हाँ यहीं पे मेनली हमने इसको देखा था। क्या देखा था हमने इसको, सर्विसेज होने चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए।
फिर भले ये रिलेटेड पार्टी से सप्लाई माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन से सप्लाई माना जाएगा, अदर से रहेगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसी चीज को यहां पे हमने डिटेल में चेक किया था, आप पॉज करके एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर हम गए थे ड्रिप के अंदर में पी इज प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट, बाइंग एजेंट, सेलिंग एजेंट दोनों भी कवर्ड है, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा सर। बट ये सब किसके लिए? सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद यहां पे देखिए इसका समराइजेशन किया था हमने 71A, 71A, 71B और 71C के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो 71 कैपिटल A शेड्यूल 2 की बात करता है, जो बोलता है कि यार शेड्यूल 2 के अंदर में किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। जहां पे ये बोलते हैं कि कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल, कुछ स्पेसिफिक चीजें यहां पे आती है। जैसे पहली चीज यहां पे आई थी कि लैंड एंड बिल्डिंग, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एग्जाम्पशन है, उसमें भी देख के आए हैं अपन। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने कोई भी दूसरे पर्पस के लिए की, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई भी पर्पस के लिए की हो, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। पार्टली भी क्या होगा तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर हमें 2 पॉइंट्स देते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है जॉब वर्क माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दोनों भी केसेस में सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। बट अगर आपने बिल्डिंग बेच दी, आपने वो गुड्स बेच दिए, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखा था उस केस में ये चीज थी कि आपके बिजनेस एसेट्स जो है, इसका हमने थोड़ा सा बाइफर्केशन देखा था। आईटीसी क्लेम किया हुआ है और सप्लाई ऑफ गुड्स है, आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ है तो सप्लाई ही नहीं है। डिस्पोजल के केस में सेल कंसिडरेशन के साथ किया गया है तो आईटीसी क्लेम करो नहीं करो सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद आगे गए थे हमने जाकर के एक पॉइंट देखा था जहां पे अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीजें यूज करते हो, पर्सनल यूज के लिए ऑफिस में से निकाल करके, शोरूम में से निकाल करके, और विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। बट आपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया और वापस रख दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे सर, ठीक है। वेयर यू एज अ रजिस्टर्ड पर्सन यू आर सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, याद आ रहा है क्या कुछ? यू आर सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में जो भी स्टॉक है आपके पास वो आपने सेल कर दिया ऐसा माना जाएगा इमीडिएटली, एक दिन पहले। अगर आप सेल नहीं करते हो तो उसको डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बट इसमें एक्सेप्शन है 2, एक अगर आप गोइंग कंसर्न करके कंटिन्यू करते हो, दूसरा आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आपका बिजनेस चला रहा है तो, ठीक है। बिल्डर के केस में हमने देखा था कि अगर आपने ऑफिशियल ऑक्यूपेशन एक जन का या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर पूरा का पूरा पैसा ले लिया है तो क्या हो जाएगा सर, या 1 रुपया भी लिया हुआ है, इवन इफ 1 रुपी, तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए आपने पैसा लिया हुआ है। बट ओसी या सीसी जो भी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन जो आ जाता है, उसके बाद अगर आपने पूरा का पूरा पैसा लिया हुआ है 100%, तो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल माना जाएगा और इसके अंदर में सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। फिर आईपीआर की बात की थी, आईपीआर सेल कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स। आईपीआर का राइट यूज करने का ट्रांसफर करो, सप्लाई ऑफ सर्विस। आईटी सॉफ्टवेयर एज इट इज सेल कर रहे हो या कस्टमाइज करो, सप्लाई ऑफ सर्विस। नॉन कंपीटिंग एग्रीमेंट्स के लिए कुछ कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस किया जाएगा। राइट टू यूज अ पर्टिकुलर एसेट और ट्रांसफर द कस्टडी विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप और टाइटल, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। फूड, ड्रिंक और एक्सेट्रा के केस में हमने देखा सेल जो पैकेज फूड होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। रेस्टोरेंट के केस में मिक्स होता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाएगा। 71 कैपिटल ए के अंदर में ये हमने इसको थोड़ा सा यू कैन से समराइजेशन कर दिया था यहां पे कुछ, राइट। समराइजेशन में देखिए ट्रांसफर टाइटल ऑफ गुड्स है, ट्रांसफर राइट ऑफ यूज है, ट्रांसफर एग्री कर रहे हैं, आगे टाइटल ट्रांसफर करेंगे, बिजनेस एसेट ट्रांसफर करेंगे, सीजिंग टू बी टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसफर एंड आईपीआर of title, right to use, letting out of land, letting out of building, job work, works contract, business asset for private use, construction except for consideration वाला पार्ट, IPR यूज के लिए, IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, obligation to refund, फूड ड्रिंक एक्सेट्रा। इसको आप पॉज करके चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स केसी फैंग टैक्स के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम गए थे आगे, ये तो शेड्यूल 2 हो गया, अब हम जाएंगे शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 बोलता है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के अंदर में एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए काम किया तो सर्विस हो गया, टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव लिस्ट में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया 50,000 तक, नहीं लगेगा जीएसटी। कोर्ट ट्रिब्यूनल ने सर्विस दिया, नहीं लगेगा जीएसटी। इलेक्टेड लोगों ने, एमपी एमएलए या नॉमिनेटेड ने, प्रेसिडेंट गवर्नर ने या अपॉइंटेड लोगों ने, गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर एक्सेट्रा, नहीं लगेगा जीएसटी। फ्यूनरल के रिलेटेड सर्विस, नहीं लगेगा जीएसटी। कोई भी टाइप का सेल कर रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग का, जीएसटी नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू वो ऑक्यूपेशन वाला पार्ट जो हम भी देख के आए हैं। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटिंग, बैटरिंग, गैम्बलिंग, गुड्स ही नहीं है, लगेगा ही नहीं जीएसटी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सेल कर रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। वेयर हाउस में गुड्स है और उसको सेल कर दिया होम कंजम्पशन के क्लियर करने से पहले, नहीं लगेगा। जब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करोगे तब इंपोर्ट माना जाएगा। हाई सी सेल मतलब इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो कर रहे हो उसके ऊपर भी जीएसटी आपका नहीं लगेगा, उसको नेगेटिव लिस्ट में रख दिया गया है, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर में डाल दिया गया है। सेक्शन 8 बात कर रहा था कंपोजिट के बारे में और मिक्स्ड सप्लाई के बारे में। कंपोजिट के अंदर में 2 चीजें जरूरी है, एक तो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, दूसरा एंसिलरी सप्लाई होता है। दोनों नेचुरली बंडल्ड है तो रेट ऑफ टैक्स प्रिंसिपल सप्लाई का लग जाएगा। मिक्स्ड के अंदर में नेचुरली बंडल्डनेस नहीं है, एक प्रिंसिपल दूसरा एंसिलरी नहीं है, तो जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा पूरे कंपोनेंट्स में से उसका टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। इसके काफी एग्जांपल्स वगैरह भी हमने देखे हुए थे। फिर सेक्शन 9 के अंदर में और सेक्शन 5 के अंदर में हमने कंपैरिजन किया था। चार्जिंग सेक्शन तो सेक्शन 9 है जो लेवी से स्टार्ट होगा बट कलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, और सेक्शन 5 जो है ये सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी का जो होता है ये भी बात करता है चार्ज के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा डिस्कशन हुआ था मेरे ख्याल से। सेक्शन नंबर 9 जो होता है
मेरे ख्याल से सेक्शन 9 हमने यहां डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट, हाँ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसकी शुरुआत यहां से हमने की थी, समझने की कोशिश की थी, बट यहां पे हमने मेनली इसको स्टार्ट किया था। सेक्शन 9, अभी हम चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन 9 जो होता है, आइए समझते हैं बात को। ठीक है, एक सेकंड। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हो लाइव में, आप यहीं रहिएगा। जो लोग इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, चार्ज का अलग से वीडियो आएगा, आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर ही होगा। ठीक है,